अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल वदूद, आवाज़ अगर मेरी सही आ रही है तो बता दें काइंडली। और अगर बाकी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं तो उनको भी कह दें कि क्लास एज सून एज़ पॉसिबल ज्वाइन कर लें, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लास्ट सेशन। सो काइंडली बाकियों को भी कहें कि ज्वाइन कर लें इफ़ ऑल ऑफ देम कैन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आवाज़ क्लियर आ रही होगी आप सब तक। सो दिस इज़ द क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्शन बी, and this is going to be our last class of this semester. कुछ जो चीज़ें हैं जो कि हमने लास्ट में डिस्कस करनी है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो आगे का लाए अमल है स्पेशली फाइनल एग्ज़ाम्स का, उसके ऊपर भी कुछ डिस्कशंस करेंगे। उसी के साथ साथ बिकॉज दिस इज़ आवर लास्ट सेशन, तो जो लेक्चर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था वी विल जस्ट एंड दैट लेक्चर। और उसके अलावा भी आई थिंक एक आधा लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है आपके गूगल ड्राइव के ऊपर, बट वी विल नॉट बी स्टडीइंग दैट इन आवर क्लासेस, एंड दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनल एग्ज़ाम एज वेल। बट चूँकि वो चीज़ भी एक कंटेंट का हिस्सा है कुछ हद तक, तो इट वुड बी वेरी गुड अगर आप फाइनल पे ना भी रखें तो नेक्स्ट सेमेस्टर में किसी कोर्स पे जाने से पहले उसको एक दफ़ा स्टडी कर लें, तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू, हेल्पफुल फॉर यू। So because I said that this is our last session, so it is going to be a little more interactive than the last sessions, because obviously आपके भी कुछ सवालात होंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको अनाउंस करूँगा अभी, और उसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं। सो प्लीज़ कीप आस्किंग जो भी आपको कन्फ्यूजन्स हैं, ताकि हम जो है अपनी क्लासेस को सही तरीके से विदाउट एनी कन्फ्यूजन रैप अप कर सकें। टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि इस क्लास को देख सकते हैं, काइंडली वो ज्वाइन कर लें, जो भी आपके सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं। अदरवाइज़ आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल अगर वो सिर्फ रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, बट द इशू वुड बी कि वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे उस तरीके से अगर उनके कोई इश्यूज़ हुए तो अगर वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो या तो वो आप जो जिन्होंने क्लास ज्वाइन की हुई है उनको वो उनसे रब्ता करके उनके जो क्यूरीज़ वगैरह हैं वो पूछ लें बेशक, या फिर ये है कि आप जो है वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो होपफुली उनकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। आई थिंक कि बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है वो इस तरह की चीज़ें पूछ लेंगे जो कि कॉमन है पूरी क्लास के अंदर कन्फ्यूजन से रिलेटेड। So like I said, this is our last class, and the lecture that we were studying was टेस्टिंग। टेस्टिंग पर हम आ गए थे। टेस्टिंग की कुछ टाइप्स भी हमने देखी थी, और उसी के साथ साथ हमने ये कहा था कि भाई टेस्टिंग के बाद हम जो है मेंटेनेंस करते हैं बेसिकली, तो मेंटेनेंस वाले टॉपिक को हम यहाँ पर फ़िलहाल स्किप कर देंगे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। ऑल्दो मेंटेनेंस के टॉपिक में इस तरह की चीज़ें अक्वायर्ड नहीं हैं जो कि लाजमी हों आपकी सॉफ्टवेयर बिल्डिंग के लिए। दैट इज़ जस्ट अ मेंटेनेंस एंड एडिशनल प्रोसेस, एंड उसको इस तरह की ज़रूरत नहीं है कि आप उनको टेस्टिंग से भी रिलेटेड उसको जो है वो स्टडी करें। अच्छा, मैं आपके सामने ज़रा स्लाइड्स ले आता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू ताकि आप मुझे गाइड कर सकें कि हमने कहाँ तक पढ़ ली थी स्लाइड्स अपनी, ताकि हम उस लेक्चर को रैप अप करें, फिर हम जो है दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। ठीक है जनाब। सो आई थिंक काइंडली मुझे अगर वेरीफाई कर दें कि हमने कहाँ तक काम कर लिया था इसमें। आई थिंक हम साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे, या एक सेक्शन में मैं थोड़ा आगे भी चला गया था, तो कुड यू प्लीज़ कंफर्म मी कि हमने कहाँ तक बात की थी। The slides are in front of you. This is cyclomatic complexity, then basis path testing, and driving test cases, loop testing की बात होनी थी या हो चुकी थी। I'm going back now, and यहाँ तक तो खैर हमने कर लिया था वाइट बॉक्स टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, और उसके अंदर पाथ टेस्टिंग के अंदर साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो प्लीज़ एनीवन प्लीज़ इंटरेक्ट विद मी एंड टेल मी के वेयर डू यू थिंक वी वर। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट हेयर।
सो साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी की हमने बात की थी एंड वी सेड कि इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ ग्राफ, कि ग्राफ कितना कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ देयर पाथ्स, कितने पाथ्स उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाउ कॉम्प्लेक्स दैट ग्राफ इज़। हमने ये कहा था कि इसका फार्मूला है e माइनस एन प्लस टू, ई इज़ द नंबर ऑफ एजेस, एन इज़ द नंबर ऑफ नोड्स, nodes are the stop points in your graph. Number 1 is stop point, number 2, 3, 4, 5, and edges are the arrows that are connecting those stop points, and these are edges 1, 2. We said that this is 1 and 2 nodes, sorry edges. So इसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि आपके जो ग्राफ है उसकी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी कितनी है. द मोर द साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी, the higher the probability of finding the errors. और हमने ये कहा था कि लेट सपोज आपका एक जो है सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर में अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें दिस इज़ द लाइन ऑफ साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी, दिस इज़ द साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी इंक्रीजिंग, एंड दिस इज़ द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इंक्रीजिंग इन योर सॉफ्टवेयर. So let's suppose that your system has very less amount of modules, only like 1 or 2 modules, and the cyclomatic complexity is lesser as well. So that means कि आपके जो है आपका ग्राफ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, वो ज़्यादा एरर प्रोन नहीं है. लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, स्पेशली अगर आप ये देखें कि मॉड्यूल की तादाद अगर बढ़ रही है, सी यहाँ पर मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, मॉड्यूल की तादाद अगर बढ़ जाती है, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, फिर भी इतनी ज़्यादा एरर फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं है. एरर फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी तब होती है जब आपकी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. अगर आपकी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए और स्पेशली कम मॉड्यूल्स में बढ़ जाए, ज़्यादा मॉड्यूल्स में बढ़ जाए तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं तो उस वजह से साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हैं साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है. लेकिन बहुत ही कम मॉड्यूल्स में इतनी ज़्यादा साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी अगर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम इज़ मोर एरर प्रोन, उसमें ज़्यादा एरर फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है. बेसिस पाथ टेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो वी आर जस्ट इंक्लूडेड इन पाथ टेस्टिंग. हम ये नहीं देखते कि उस पाथ पे काम क्या हो रहा है, यानी कि भाई कहाँ से इनपुट आ रही है, कहाँ इनपुट जा रही है, क्या प्रोसेसिंग हो रही है. हम बस ये देखते हैं कि पाथ किस तरह से चल रहे हैं. How many paths are there? How are the path interacting with each other? Are they a loop? Are they a condition or what? So अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम सिर्फ पाथ को टेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर आर हाउ मेनी पाथ्स, देर आर से 4 paths, and the paths are path number 1 is 1 2 3 6 8, 1 2 3 6 7 8, and then 1 2 3 5 7 8, 1 2 3 5 7 8, and then 1 2 4 7 8, and then 1 2 4 7 2, and then again 4 7 8, and all of these paths, because there is a loop. So if we test one by one paths, then we are doing basically basis path testing. How do we like I said, you don't need a flow chart, you don't need to know what is actually happening in the program. You just need the picture that will help when you trace the program paths. You just need the picture that how many conditions are there, how many instruments are there, how many statements are there. You just need that. You don't need कि किस तरह की conditions हैं. Count each simple logical test, compound test counts as 2 or more. आप सिंपल टेस्ट को काउंट करें या फिर लूप को काउंट करना शुरू हो जाएं. अगर आप लूप को काउंट करते हैं तो दैट विल काउंट एज 2, अदरवाइज यू विल जस्ट काउंट देयर इज वन कंडीशन. बेसिस पाथ टेस्टिंग शुड बी अप्लाइड टू क्रिटिकल मॉड्यूल्स. ऐसे मॉड्यूल्स के ऊपर पाथ टेस्टिंग हम चलाते हैं जिसमें हमें यह अंदाज़ा हो कि ज़्यादा एरर्स इसमें फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि जिसकी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो. ठीक है. इसके अलावा हम टेस्ट केसेस की अगर हम बात करते हैं तो वी आर समराइजिंग दैट यूजिंग द डिज़ाइन और कोड एज अ फाउंडेशन, ड्रॉ अ करस्पॉन्डिंग फ्लो ग्राफ. अपने कोड को देखें और एक फ्लो ग्राफ बना लें, चाहे वो फ्लो चार्ट हो, चाहे वो किसी और तरह की इमेज हो, लेकिन एक ग्राफ आप लाजमी बनाएं ताकि आप पाथ को टेस्ट कर सकें. डिटरमाइन द साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिजल्टेंट फ्लो ग्राफ. रिजल्टेंट फ्लो ग्राफ की साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी को डिटरमाइन करें, किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी. डिटरमाइन अ बेसिस सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ्स, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ जो होंगे आपके ग्राफ के अंदर, ऐसे पाथ जिनके अंदर कोई कंडीशन नहीं आ रही है. ठीक है. अगर उनके अंदर कोई कंडीशन नहीं आ रही है तो वो पाथ
चेक करना काफ़ी इजी रहता है, और उनको आप पहले से चेक कर लें ताकि आप उनको जब आप लूप टेस्टिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आप रिडंडेंट चेक ना कर रहे हो। प्रिपेयर टेस्ट केसेस दैट विल फोर्स एग्जीक्यूशन ऑफ ईच पाथ इन द बेसिस टेस्ट। एंड व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आप ऐसे टेस्ट केस अगर बना रहे हैं जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ ईच पाथ इन द बेसिस सेट करें, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। हमने कहा वाइट बॉक्स टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें हम कहें कि हर स्टेटमेंट, हर मॉड्यूल एटलीस्ट वंस रन हो जाए। ये है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, एटलीस्ट वंस रन हो जाए सब मॉड्यूल, सब स्टेटमेंट्स, ताकि अगर कहीं पर भी इशू है तो वो हमें अंदाज़ा हो जाए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस किस पाथ में टेस्टिंग जो है वो इशूज़ आ रहे हैं। बट हर मॉड्यूल, हर स्टेटमेंट एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट हो जाए ताकि हमें सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही हों कि क्या चीज़ क्या है एंड किसने सही काम किया और किसने नहीं। अच्छा, लूप टेस्टिंग की बात करें तो यू ऑल नो अबाउट दैट एज वेल कि देर आर मैनी टाइप्स ऑफ लूप्स। अगर आप चाहें तो एक को नाम भी दे सकते हैं, एंड दैट इज़ आमतौर पर हम जो दो लूप्स की बात करते हैं, दीज आर सिंपल लूप्स एंड नेस्टेड लूप्स। एक होता है सिंपल लूप जिसके अंदर आप एक कंडीशन देखते हैं और उस कंडीशन को अगर ट्रू होती है तो आप दोबारा से वही काम करने लग जाते हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ग्राफ में। दिस इज़ अ सिंपल लूप, यू विल डू दिस until this statement is true, true, true. Whenever this condition is false, then the loop will break. This is your simple loop. Then you also know about nested loops, और nested loop में ये होता है कि you will do this unless this statement is false. ये आप करते रहेंगे, लेकिन इसके false होने पर भी आप यही काम कर रहे होंगे, but depending on the condition or another condition. ठीक है, रिमेंबर नेस्टेड लूप्स कि आप एक कंडीशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एक लूप को पूरा चलाते हैं, लेकिन बाहर वाले लूप की सिर्फ वो एक ही आइट्रेशन होती है। आप फर्स्ट आइट्रेशन में आते हैं और इसको पूरा चलाने लग जाते हैं, फिर जब ये ख़त्म होता है तो इसकी सेकंड आइट्रेशन शुरू होती है। दिस इज़ योर नेस्टेड लूप। देन अ कंकैटिनेटेड लूप विच इज़ मोर लाइक सिंपल लूप, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। सिंपल लूप और कंकैटिनेटेड लूप्स में कोई फ़र्क नहीं है, बस ये है कि दो सिंपल लूप अगर नॉन नेस्टेड हैं तो उनको हम कंकैटिनेटेड लूप्स कहते हैं, यानी कि एक सिंपल लूप ये हो गया और उसके बाद छूटते ही एक दूसरा सिंपल लूप आ जाता है, तो इनको हम कहते हैं दो लूप्स कंकैटिनेट हो गए, एक के बाद एक हो गया। एंड देन अनस्ट्रक्चर्ड लूप। अनस्ट्रक्चर्ड लूप ऐसे लूप होते हैं जो कि एक से ज़्यादा नेस्टेड हों। ठीक है, एक से ज़्यादा नेस्टेड हों, जैसे कि ये लूप फॉर एग्जांपल, इस लूप की अगर आप बात करो तो इसकी फर्स्ट आइट्रेशन में इसको देखें, ये वही लूप है जो कि नेस्टेड लूप होता है कि आप यहाँ से आए और इसके अंदर आपने इस लूप को पूरा चलाया, लेकिन यहाँ पर भी आप कब आए, जब ये स्टेटमेंट ट्रू हुई, तो ये भी एक अलग से कंडीशन है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ एक नेस्टेड को कह दें, आपके अगर दो नेस्टेड हैं और दो नेस्टेड भी अनस्ट्रक्चर्ड नेस्टेड हैं। अनस्ट्रक्चर्ड नेस्टेड का मतलब ये है कि एक लूप के अंदर दो जो है वो नेस्टेड लूप्स आ गए, सिर्फ ये नहीं कि एक के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरा। अगर ऐसा है कि एक के अंदर दो नेस्टेड आ गए तो दैट इज़ ऑल्सो एन अनस्ट्रक्चर्ड लूप, और इसी के अंदर हो सकता है कि उन दो के अंदर एक नेस्टेड हो, एक कंकैटिनेटेड हो, और हो सकता है कुछ इस तरह की सिचुएशंस हो। तो अगर इन तीनों से हटकर कोई और कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, स्ट्रक्चर है, दैट विल बी नोन एज एन अनस्ट्रक्चर्ड लूप। अच्छा, सिंपल लूप को हम किस तरह से टेस्ट करते हैं? नाउ रिमेंबर कि ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई हैं, वी ऑल नो दैट हाउ दैट वर्क्स, वी आर जस्ट डॉक्यूमेंटिंग इट, और साथ साथ मेरे समझते जाएं, अगर कोई इशू है तो पूछिए। क्या करते हैं हम? अगर सिंपल लूप को चेक करते हैं, स्किप द लूप इंटायरली, ओनली वन पास थ्रू द लूप, टू पासेस थ्रू द लूप, जितने आप पास करना चाहें तो उनको पास कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, आप स्किप कर दें लूप को इंटायरली, एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं, एक दफ़ा काम करें, दो दफ़ा काम करें, जितनी दफ़ा आप काम करना चाहते हैं उतनी दफ़ा पास करें, उतनी दफ़ा लूप को पास कर जाएं, यानी कि उतनी दफ़ा लूप को एग्जीक्यूट करें m टाइम्स। नाउ m कैन बी एनीथिंग, बट m शुड बी लेस देन n। क्यों? क्योंकि हम लूप को यूजुअली 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं, 0 1 2। अगर आप कहते हैं 10 टाइम्स चलना है तो फिर आप उसको बेसिकली 9 टाइम्स वो ट्रू हो रही होगी कंडीशन, और एक दफ़ा वो गलत होगी। जो दफ़ा वो गलत हो रही है उसको भी हम काउंट कर रहे हैं। हम अगर कह रहे हैं n दफ़ा वो लूप चल रहा है और उसमें से m दफ़ा, m फॉर मनी, m दफ़ा वो जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, कंडीशन n टाइम्स चेक हो रही है लेकिन एग्जीक्यूट m टाइम्स हो रहा है। ठीक है, वी ऑल नो ऐसा ही होता है। अगर कंडीशन एक दफ़ा फॉल्स होगी तभी वो लूप ब्रेक होगा, और जो कंडीशन फॉल्स हो रही है जिस वक्त, उस वक्त भी चेक तो हो रही है ना, तो कंडीशन n टाइम्स चेक हो रही है लेकिन आप पास उसको जो है वो m टाइम्स कर रहे होते हैं एक सिंपल लूप को। n-1 n+1 पासेस थ्रू द लूप।
और हम ये देखते हैं कि n नहीं पास होता, nth टाइम पास नहीं होता, 10th टाइम आप पास नहीं होते, लेकिन 9th टाइम होते हैं, ठीक है, n+1 टाइम्स होते हैं, वेयर n इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउेबल पासेस। नेस्टेड लूप्स की अगर हम बात करें तो वी स्टार्ट एट द इनर मोस्ट लूप, सेट ऑल आउटर लूप्स टू देयर मिनिमम आइट्रेशन पैरामीटर वैल्यूज, यानी कि आउटर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन है, उससे भी आउटर है अगर तो उसकी भी फर्स्ट आइट्रेशन है, लेकिन इनर जो है वो उसकी तमाम आइट्रेशन चलेंगी, ठीक है। तो इसको खैर आप देख लीजिएगा, दिस इज जस्ट अ डिटेल ऑफ हाउ दैट नेस्टेड लूप वर्क्स। कंकैटिनेटेड लूप्स में भी यही चीज़ है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा रिपीट में अगर करवा दूं तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज़ द काइंड ऑफ टेस्टिंग जिसमें आप एक स्पेसिफिक चीज़ को टेस्ट कर रहे होते हो विदाउट टेस्टिंग और इवन सीइंग व्हाट अदर मॉड्यूल्स आर डूइंग। फॉर एग्जांपल मैं एक मॉड्यूल को चेक कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन को चेक कर रहा हूँ, तो आई डोंट केयर कि अगर उसमें 100 फंक्शंस और कॉल हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मेरा वो फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं। तो अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि मैं उस फंक्शन में ही एरर ढूंढना शुरू हो जाऊंगा, बाकियों में नहीं ढूंढूंगा, बिकॉज बाकियों को मैंने एज अ ब्लैक बॉक्स रख लिया। मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि इनपुट क्या जा रही है उस ब्लैक बॉक्स के अंदर और आउटपुट क्या आ रही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि उसके अंदर क्या हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट टेस्टिंग दोज फंक्शन। जिस फंक्शन को मैं टेस्ट कर रहा हूँ मैं सिर्फ उसी की वर्किंग को टेस्ट करूँगा, उसी के पाथ्स को टेस्ट करूँगा और किसी फंक्शन के पाथ को टेस्ट नहीं करूँगा। So how is functional validity tested? These are all the objectives of your black box testing. How is the system behavior and performance tested? What classes of input will make good test cases? Is the system particularly sensitive to certain input values? ऐसा तो नहीं है कि आपका फंक्शन किसी एक चीज़ पर सही चल रहा है और बाकी चीज़ों पर ख़राब चल रहा है, या बाकी चीज़ों पर सही चल रहा है सिर्फ एक चीज़ पर ख़राब चल रहा है। So you would have to figure that out कि वो इनपुट क्या है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि फंक्शंस में क्या गलती हो रही, यू आर इंटरेस्टेड कि इनपुट में क्या मसला है, बिकॉज द फंक्शंस आर नाउ ब्लैक बॉक्स फॉर यू। हाउ आर द बाउंड्रीज ऑफ अ डाटा क्लास आइसोलेटेड? व्हाट डाटा रेट्स एंड डाटा वॉल्यूम कैन द सिस्टम टॉलरेट? अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट, किस तरह के इनपुट को वो डील कर सकता है। व्हाट अफेक्ट विल स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस ऑफ डाटा हैव ऑन सिस्टम ऑपरेशंस? राइट, सो okay, let's just wrap this lecture up, and then we will move to our discussion regarding everything else in your course. So graph based methods, graph hota kya hai? You should know a graph is a type of image, is a type of instrument, is a type of artifact in which there are two major things. One is edges and the next one is nodes, and everything that has these two things is their basis is known as a graph. हम फ्लो चार्ट को भी ग्राफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लो चार्ट के अंदर भी नोड्स और एजेस होती हैं। उसमें नोड्स की टाइप्स थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती हैं कि भाई एक नोड कंडीशन के लिए अलग शक्ल की होगी और इस जो है लूप के लिए अलग शक्ल की होगी, या इसी तरह इनपुट के लिए अलग शक्ल की होगी, but that is still a graph because that has nodes and that has arrows, edges. DFD is also a kind of graph because DFD में भी यही होता है कि nodes होती हैं जिनको हम processes कहते हैं DFD के अंदर, और edges होती हैं जिनको हम input output देख रहे होते हैं। ERD is also a kind of graph. STDs are also a kind of graph. Control flow diagrams are also a kind of graphs. Trees are also a kind of graph. जो हमने वो देखा था आर्किटेक्चर, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर इज आल्सो अ काइंड ऑफ ग्राफ। उसमें आप सबसे पहले ऊपर प्रोसेस दिखाते हैं, उसको फिर डिवाइड कर देते हैं कि ये 4 प्रोसेस से काम लेगा। उन 4 प्रोसेस में से एक प्रोसेस ऐसा होता है जो 2 प्रोसेस से काम लेता है। दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ ग्राफ बिकॉज दिस हैज़ प्रोसेसेस या नोड्स connecting with their sub processes through edges. So to understand that objects that are modeled in software and the relationships that connect these objects, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि you want to understand कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, what will you do? You will make graph, a graph like that. For example, object number 1, object number 2, these are the objects and how are they connected. Now their connection could be of any types.
Just like in our flow chart, the nodes can be of multiple types. In a certain graph, the links can be, the edges can be of certain types. For example, this is an undirected link. Undirected link means there is no arrow that this is the source and this is the destination. There is nothing like that. It's just कि these two are connected. हो सकता है यहाँ से डेटा यहाँ जा रहा हो सकता है यहाँ से डेटा यहाँ जा रहा हो. We don't know that for sure, but they are connected. लेकिन एक डायरेक्टेड लिंक भी हो सकता है. डायरेक्टेड लिंक का मतलब ये है कि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सोर्स, एंड एरो को अगर आप नोट करें तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ डेस्टिनेशन. यहाँ से डेटा यहाँ नहीं जा रहा होगा कभी, हमेशा यहाँ से यहाँ आएगा, इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट तक आएगा. इसी तरह पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं कि भाई अनडायरेक्टेड है, यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, यहाँ से यहाँ भी आ रहा है, लेकिन दोनों सिचुएशन से आ रहा है. ऐसा हो सकता है कि एक वक्त में यहाँ से यहाँ भी जा रहा हो डेटा और यहाँ से यहाँ भी आ रहा हो डेटा, जबकि इस अनडायरेक्टेड लिंक पे ऐसा नहीं है. अगर ये पैरेलल होती तो हम कहते हैं कि एक वक्त में यहाँ से यहाँ भी आ सकता है और 3 से 1 भी जा सकता है. बट नो, एक ही है तो या तो 1 से 3 आ रहा होगा या 3 से 1 जा रहा होगा एट वन टाइम. लेकिन अगर पैरेलल लिंक्स हैं तो वी नो कि 3 से 2 की तरफ और 2 से 3 की तरफ एट वन टाइम भी जा सकता है. ठीक है, ये इट इज़ वन टाइप ऑफ ग्राफ. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कंसिडर द टर्म ऑब्जेक्ट्स इन द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल कॉन्टेक्स्ट. It encompasses data objects, traditional components, and object-oriented elements of computer software. So when we are talking about general graph-based method, like I said, in a graph the node can be anything. Depends on what kind of graph you are talking about. अगर आप इस तरह के ग्राफ की बात कर रहे हैं इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं तो यू से ऑब्जेक्ट्स. अगर आप इसको DFD कह देते हैं तो इट कैन बी प्रोसेसेस. अगर आप इसको कॉल बैक रिटर्न आर्किटेक्चर कह सकते हैं तो यू कैन कॉल इट योर फंक्शंस. ठीक है, सो यू कैन कॉल इट अ फाइल. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ न्यू फाइल, दिस इज अ डॉक्यूमेंट व्यू ऑफ द फाइल, दिस इज अ डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ऑफ द फाइल, एंड दीज आर कनेक्टेड समहाउ. ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू वन ऑफ द लास्ट थिंग्स इन आवर लेक्चर, कंपैरिजन टेस्टिंग. देन हम ऑर्थोगोनल की तरफ आते हैं, एंड देन वी विल जस्ट टॉक अबाउट मॉडल टेस्टिंग. कंपैरिजन टेस्टिंग इज यूज्ड ओनली इन सिचुएशंस इन विच द रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल. ऐसे सिस्टम जिसके अंदर रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, नॉट यूजेबिलिटी, नॉट स्केलेबिलिटी, हम इस बात पे डिस्कशन नहीं करते हैं उसमें अंदर इस टेस्टिंग में कि सॉफ्टवेयर कितना मेंटेनेबल है, कितना ज़्यादा क्विकली काम कर रहा है. वी जस्ट वांट कि कितना रिलायबल काम कर रहा है. ऐसा तो नहीं है कि आप बेशक वो 10,000 मिनट्स ले ले लेकिन काम सही करे, रिलायबल हो. So separate software engineering teams develop independent versions of an application using the same specification. This is one of the most interesting type things in comparison testing. इसमें एक सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जाता, इसमें 3-4 टीम्स को एक ही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दे दिया जाता है और वो 3-4 टीम्स अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाती हैं एक ही काम करने के लिए, अलग अलग मेथड से. नाउ दे डोंट नो कि वो अलग अलग मेथड से काम कर रही हैं, बट दे वर्क ऑन देयर ऑन डायलेमा और वो उस पर काम करते हैं. एक टीम एक सॉफ्टवेयर लेकर आती है, हो सकता है एक ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेस पर बनाया हो, एक ने कॉल रिटर्न आर्किटेक्चर के बेस पे बनाया हो, इस तरह से एक ने लेयर्ड आर्किटेक्चर के बेस पे बनाया हो सकता है किसी का डिज़ाइन मुख्तलिफ हो सकता है, किसी ने जो है वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन ही बिल्कुल मुख्तलिफ रखी हुई हो. वॉट एवर द पॉइंट इज़ कि तीनों चारों अलग अलग सॉफ्टवेयर बन जाएंगे फॉर द सेम थिंग. एंड फिर क्या होगा, ईच वर्जन कैन बी टेस्टेड विद द सेम डाटा टू इंश्योर दैट ऑल प्रोवाइड आइडेंटिकल आउटपुट. और सबको फिर चेक एक ही डेटा से किया जाता है कि भाई एक ही डेटा दिया जाएगा सबको और देखते हैं कि फिर सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है. देन ऑल वर्जन्स आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, एक के बाद एक नहीं, पैरेलल, एक ही तरह की मशीन के ऊपर, एक ही मशीन के ऊपर नहीं, एक ही तरह की मशीन के ऊपर एक ही वक्त में वन बाय वन, एक ही वक्त में उसी वक्त जो है रियल टाइम के अंदर उनको जो है वो चलाया जाता है और फिर चेक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है उनके रिजल्ट्स को, ये देखने के लिए कि कितना कंसिस्टेंट है, कितना रिलायबल है वो सॉफ्टवेयर. दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन टेस्टिंग, व्हेन वी आर कंपेयरिंग द सेम सॉफ्टवेयर, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम सॉफ्टवेयर. देन ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग is used when the number of input parameters is small and the values that each of the parameters may take are clearly bounded. What does this mean? This means that you are going to test multiple input parameters. The parameters are going to be small, उनकी values small होंगी लेकिन बहुत सारे parameters होंगे. जैसा कि आप सिर्फ ये नहीं कह रहे होंगे कि मैं सिर्फ इसको ये एक सर्टेन फाइल दे दूंगा सिस्टम को तो ये काम करे. नो,
आप ये कह रहे हैं कि इस सर्टेन फाइल में से मैं ये 5 चीज़ें हैं जो कि अलग अलग दे रहा हूँ, ठीक है। अब वो 5 चीज़ें जो अलग अलग आप दे रहे हैं उन सब ने मिलके काम करना है, लेकिन आप उनको दे अलग अलग रहे हैं। वैल्यूज़ उनकी बाउंडेड हैं, लेकिन बाउंडेड का मतलब ये है कि वैल्यूज़ उनकी आपने पहले से मुख्तस की हुई हैं कि भाई जो 5 चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ ऐसी है जिसकी वैल्यू ए से एफ तक हो सकती है, दैट्स इट। तो वो बाउंड कर दी हैं आपने वैल्यूज़ के यही होंगी। आप उस पर वैलिडिटी नहीं लगा रहे कि वैल्यू गलत आ रही है या सही आ रही है, आप बस ये चेक कर रहे हो कि उनके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो अगर मुख्तलिफ हो जाएं तो उससे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज इसको आप देखें तो इट इज़ गोइंग वन इनपुट एट अ टाइम, सॉरी। जैसा कि आप इसको अगर देखें तो ये एक पॉइंट है इस सॉफ्टवेयर का। अगर इसको एज अ क्यूब हम कंसिडर करें, ये एक और पॉइंट है, ये एक और पॉइंट है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इट इज़ गोइंग टू इनपुट वन थिंग एट अ टाइम। एक वक्त में एक चीज़ इनपुट हो रही है यहाँ पे कि भाई आपने फॉर एग्जांपल इसको टेस्ट करना है, तो आप इसको लेकर जा रहे हो, ठीक है। बाकी चीज़ें वाई में वैसी की वैसी हैं, जेड एक्स में वैसी की वैसी हैं। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, दिस इज़ योर जेड एक्सिस। आप एक वक्त में एक चीज़ चेक कर रहे होगे कि भाई जेड पे क्या काम हो रहा है। रिमेंबर कि सारी चीज़ें यहाँ पर एक लाइन पर जो है वो लाई कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट सपोज मैं इसको अगर टेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरे कर्सर को आप फॉलो करें, अगर मैं इसको टेस्ट करना चाहूँगा तो यहाँ पर x की कोई वैल्यू है इस पॉइंट पर, y की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। y की वैल्यू होती तो ये यहाँ पर कहीं होता, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। सिमिलरली z की भी वैल्यू यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू टेस्ट हो रही है, यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू टेस्ट हो रही है, यहाँ पर सिर्फ z की वैल्यू टेस्ट हो रही है। यहाँ पर ना ही ये आगे है थोड़ा, ना ही ये इधर है थोड़ा। इसका मतलब है यहाँ पर y की वैल्यू भी 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है, यहाँ पर सिर्फ z की वैल्यू है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें अगर, तो यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो अब आप तीनों चीज़ों को एक साथ टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x की भी वैल्यू कोई ना कोई है, y की भी वैल्यू कोई ना कोई है, और z की भी वैल्यू कोई ना कोई है, 0 नहीं है। तीनों चीज़ों की वैल्यू मोर देन 0 है या फिर नॉन ज़ीरो है। तो अगर आप इनको चेक कर रहे होंगे तो यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट लेवल 9 ऑर्थोगोनल एरे। Why am I talking about level 9? Because there are 3 by 3 sides when we are talking about a 3-dimensional cube. जब हम 3-dimensional cube की बात कर रहे होते हैं तो we are talking about a 3 by 3 thing, ठीक है। आप उसमें 3 चीज़ें जो है वो लेके आ सकते हैं, x, y and z। x, y और z की अगर हम बात करते हैं तो there are going to be 9 possible combinations to that. So we are not talking about the mathematics of it. We are just talking about कि when we are checking on only one dimension, one input at a time, पहले x को चेक कर लें, फिर y को चेक कर लें, फिर z को चेक कर लें, that is your normal testing. But when we are talking about orthogonal array testing, then we are checking each and everything simultaneously. x, y, z तीनों को simultaneously हम चेक कर रहे हैं. Then we are talking about model based testing. And model based testing analyzes an existing behavioral model for the software or it creates one. behavioral model आपको याद होगा जिसमें हमने STDs और CFDs देखी थी, कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स, जो आपके सॉफ्टवेयर के बिहेवियर का अंदाज़ा लगा रही होती हैं कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से बिहेव करेगा. So if we recall that behavioral model, it indicates how software will respond to external events or stimuli. तो हम बिहेवियर में हम यही चेक कर रहे होते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल इवेंट्स को कितनी अच्छी तरीके से डील कर सकता है. नॉट जस्ट आपका सॉफ्टवेयर इंटरनली कितना अच्छा कोड हुआ हुआ है, बल्कि वो एक्सटर्नल इवेंट्स को कितना अच्छा डील कर सकता है. ये हमने बिहेवियरल मॉडलिंग में पढ़ा हुआ है. जब हमने ये कहा था कि आपके सॉफ्टवेयर के एज अ होल कुछ स्टेट्स होती हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स की कुछ स्टेट्स होती हैं और आप उसमें स्टेट ट्रांजिशन कर रहे होते हैं. आप ये देखते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से स्टेट को बदल रहा है डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन इनपुट्स. सो इसी चीज़ की बेस के ऊपर हम मॉडल बेस्ड टेस्टिंग भी करते हैं. और जब हम मॉडल बेस्ड टेस्टिंग कर रहे होते हैं, वी टेस्ट व्हाट, वी टेस्ट द होल डिज़ाइन मॉडल ऑफ आवर सिस्टम, traverse the behavioral model and specify the inputs that will force the software to make the transition from state to state. Like I said, state transition diagram is going to be tested in this type of testing. The inputs will trigger events that will cause the transition to occur.
Review the behavioral model and note the expected outputs as the software makes the transition from state to state. क्या टेस्ट कर रहे होंगे हम ये टेस्ट कर रहे होंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर अगर आपका सॉफ्टवेयर जा रहा है बाय गिविंग सम इनपुट, तो वो क्यों एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा रहा है, तीसरी पर क्यों नहीं जा रहा। अगर वो दूसरी पर ही जाना था तो ओके, अगर वो तीसरी पर चला जाता है तो वाई इज दैट डूइंग इट, वी हैव टू नोट इट, वी हैव टू रिपोर्ट इट टू द कोडर्स दैट इट शुड नॉट डू दैट. Then we are going to execute those test cases and we are going to compare actual and expected results and take corrective action as required. This is going to be the last thing. This was the last thing of our course. हम यहीं तक अपने कोर्स को रख रहे हैं. All of your things will be communicated to you in the upcoming time. कुछ जो मेरे पास अनाउंसमेंट है मैं वो कर देता हूँ, उसके बाद आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो बेशक पूछ लें. सो फर्स्ट अनाउंसमेंट जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, दिस वॉज अवर लास्ट क्लास ऑफ द सेशन. नेक्स्ट वीक विल बी फ्री फॉर यू टू इन ऑर्डर टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स. एंड January 25th, the Monday of January 25th, the week that is starting on January 25th is going to be dedicated for your final exams. उसकी नोयत कुछ इस तरह से है कि फाइनल एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बी ओपन बुक यस, बट टेक होम एग्ज़ाम्स. एक रफ़ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ फाइनल एग्ज़ाम का क्या होगा, उसके बाद फिर जो है मैं आपको बाकी चीज़ों के ऊपर लेकर जाऊँगा. आपको जो फाइनल एग्ज़ाम है इट्स गोइंग टू बी अ टेक होम एग्ज़ाम, which means it's going to be like an assignment but for a shorter period of time. जिस तरह से आपको असाइनमेंट दी जाती है, आपको प्रॉब्लम सेट दिया जाता है, उसमें आप LMS पे सबमिशन करवाते हैं और उसके ऊपर सबमिशन करवाते हैं, आपको इसी तरह से एक पेपर दे दूंगा. एंड यू विल नॉट हैव ऑब्वियसली द होल वीक फॉर दैट, यू विल जस्ट हैव 24 hours फॉर दैट. It's going to be very lengthy, it's going to be very complicated because it's for the whole 24 hours and it's going to be an open book, open internet. You will be doing the things that you all of the resources that you can use. So इस situation की मद्देनज़र रखते हुए US paper is going to be complicated and lengthy, so that only those students would be able to find the answers who have actually studied the course. ठीक है, उसमें सिर्फ अगर आपकी गूगल स्किल्स अच्छे हैं तो आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वाकई अगर आपने कोर्स को पढ़ा है तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे. सो लाइक आई सेड कि इट इज़ गोइंग टू बी अ टेक होम एग्ज़ाम, और वो जो है 24 to 48 hours का जो है वो आपको एग्ज़ाम दे दिया जाएगा जो कि आपने सबमिट करवाना है. एग्ज़ाम जब मैं आपको दूंगा उससे पहले आप सबको ईमेल भी आएगी और उस ईमेल के ऊपर आप लोगों ने रिस्पॉन्ड भी करना है. उस ईमेल में मैं आपको एग्ज़ाम भी भेज दूंगा. बल्कि उससे भी पहले आई एम ट्राइंग कि अगर हम एक जूम सेशन रख लें अपना और उसके अंदर जो है मैं आपको पेपर दे दूं, तो January 25th वाला जो वीक है उसमें किसी भी दिन जो है वो आपका मैं एक एग्ज़ाम रख लूँगा, यानी कि अनाउंसमेंट मीटिंग कह लें उसको या कुछ भी कह लें. हम एक जूम सेशन रखेंगे जिसके ऊपर मैं आपको पेपर समझा भी दूँगा सारा का सारा, और उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस भी आपको समझा दूँगा, और उसके बाद फिर दैट पेपर विल बी यूअर्स और आपको सिर्फ उसको सबमिट करवाना होगा. January 25th वाले वीक में मैं आपको ये अनाउंसमेंट जूम मीटिंग जो है वो हम रखेंगे, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट मैं एक वीक पहले ही कर दूंगा आपको ऑब्वियसली, ताकि आप भी थोड़ा मेंटली तैयार रहें कि आपको इस दिन जो है वो पेपर जो है वो देना है. सो तो मैं आपको उस दिन बता दूंगा एक हफ़्ते पहले, यानी नेक्स्ट वीक में आपको मैं कोई ईमेल भेज दूंगा जिसके अंदर आपको सारा शेड्यूल में बता दूंगा कि आपकी अनाउंसमेंट डेट क्या है. तो उस जूम सेशन को आप सब ने ज्वाइन करना होगा ताकि आप जो है पेपर भी समझ सकें और कोई इश्यूज़ अगर पेपर या सबमिशन इंस्ट्रक्शंस में हैं तो आप वो भी पूछ सकें. उसके अलावा ये कि अगर कोई क्वेश्चन हैं तो साथ साथ भेजते जाएं ताकि मैं उनको भी एड्रेस कर सकूं. उसके अलावा ये कि आपकी जो इनरोलमेंट है उनमें अभी तक इश्यूज़ आ रहे हैं. अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया हुआ है, ईमेल भी उनकी आई हुई है कि उनको इनरोल कर दिया जाए. उसमें इशू ये है कि जिस तरह से मैं पिछले काफ़ी वीक्स से आपको ये कहता हुआ आ रहा हूँ, पिछले कोई 7-8 वीक्स से सब स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कह रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स जो कि इनरोल नहीं हैं, कि आप लोगों की जो इनरोलमेंट है दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिशंस डिपार्टमेंट. ऑब्वियसली द होल आई कैन नॉट गिव माई पेपर टू द होल यूनिवर्सिटी. ठीक है, सो आप बेशक क्लासेस भी ले रहे हैं, बट ये है कि मैं आपको LMS पर इनरोल नहीं कर सकता जब तक कि आप CMS पर इनरोल्ड नहीं हो. एंड दिस इज़ द लास्ट वीक, और अब भी अगर आप इनरोल्ड नहीं हैं तो आई डोंट थिंक इट्स माई व्हाट डू यू कॉल इट रिस्पॉन्सिबिलिटी और
मिस्टेक कि मैं आपको इनरोल नहीं कर पाया, एडमिशन्स डिपार्टमेंट से जाकर बात करें, उनको कहें कि भाई टीचर ने हमें कोई क्विज़ लेने नहीं दिया, हमें कोई असाइनमेंट लेने नहीं दी, हम LMS पर इनरोल ही नहीं हुए थे बिकॉज आप लोग CMS पर नहीं थे। तो चूँकि आप CMS पर नहीं है, इस वजह से मैं LMS के ऊपर आपको इनरोल नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज यू आर टेकिंग माई क्लासेस। देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स दैट आर टेकिंग माई क्लासेस हु आर नॉट इन द सेमेस्टर एज वेल, who are not in the department as well, so I cannot enroll them obviously। और उनके भी मैं क्विज़ेस लेकर चेक करता रहूँ और असाइनमेंट्स लेकर चेक करता रहूँ, सिर्फ उनकी ही होंगी जो कि CMS पर लीगली इनरोल्ड हैं। सो प्लीज़ टेक दैट इशू विद द एडमिशन्स डिपार्टमेंट। मेरे पास HODs की भी ईमेल आई हुई हैं कि आप उन स्टूडेंट्स को इनरोल जो है वो देख लें जो कि CMS पर इनरोल्ड हैं, उन्हीं को आप जो है फ़ाइनल एग्ज़ाम दें, या जो आपकी क्लासेस ले रहे हैं उन्हीं को फ़ाइनल एग्ज़ाम दिया जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो CMS पर इनरोल्ड हैं। सो इफ़ यू आर नॉट ऑन CMS देन ऑब्वियसली ये बात मैं 1000 दफ़ा कर चुका हूँ, यू आर नॉट इन माई कोर्स इवन इफ़ यू हैव ज्वाइंड द क्लासेस। सो काइंडली इसको, अगर क्विज़ेज़ नहीं भी दे पाए हैं आप, असाइनमेंट्स नहीं भी दे पाए हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट द फाइनल एग्ज़ाम। हो सकता है कि उसमें आप कुछ ऐसा ग्रेड ले सकें जो कि आप जो है वो नेक्स्ट कोर्स की तरफ एटलीस्ट जा सकें। सो दैट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज जनवरी 25 का जो वीक है इसके अंदर फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। इससे पहले जो CMS पर है, दोज स्टूडेंट्स विल बी अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर नॉट ऑन CMS बिफोर जनवरी 25, अगर वो नहीं हैं तो वो मेरा फाइनल एग्ज़ाम भी अटैम्प्ट नहीं कर रहे होंगे। उनको बेशक किसी ना किसी तरीके से मिल जाए, वो अटैम्प्ट कर लें, सबमिट करवा दें। देयर एग्ज़ाम विल नॉट बी चेक्ड, देयर एग्ज़ाम विल नॉट बी ग्रेडेड, नथिंग। सो ये सब स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक वार्निंग है उन सब के लिए जो कि CMS पर इनरोल्ड नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न व्हाट्सोएवर। अच्छा, अगली चीज़ ये कि बिकॉज हमारा एक क्विज़ भी रहा हुआ है, क्विज़ 4th, तो वो क्विज़ भी मैंने आज प्लान कर लिया है आप लोगों का, आज वो क्विज़ भी हो जाएगा, तो वी विल बी इवन विद आवर सेशनल थिंग्स। और उसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि क्या कहते हैं, उनमें से 3 जो क्विज़ेस हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। आज हमारा एक क्विज़ है जो कि अगर आप कोई स्टूडेंट अगर जाकर कंफर्म कर दें मुझे कि टुडे इज़ द क्विज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्शन B फ्रॉम 10:15 to 10:45, विच मीन्स अवर यूजुअल थिंग कि हम अभी 10 AM पर क्लास ख़त्म कर देंगे एंड यू विल बी जस्ट अटेम्प्टिंग द क्विज़ टिल आवर क्लास एंड्स। अच्छा, इसके अलावा कोई इशू, कोई क्यूरी अगर हो ना आपको, तो यू कैन सेंड मी एन ईमेल। ठीक है, सिर्फ इस बात पर ना रहें कि आज हमारी आखिरी क्लास है तो सारी चीज़ें भी हमने पूछनी है। ऑब्वियसली कुछ ऐसे क्वेश्चन आए भी नहीं है मेरी तरफ, बट अगर कोई इशू आपको बाद में भी आता है ना जहन में, तो काइंडली ईमेल मी। बट जहन में ये रखिएगा कि आप जब भी ईमेल करें तो उस ईमेल में साइन अपनी लाजमी कर दें। साइन का मतलब ये है कि आप ये लाजमी लिख दें कि आपका रोल नंबर क्या है, आप किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं और आप किस कोर्स की बात कर रहे हैं, ताकि मुझे एक अंदाज़ा हो जाए कि आपका क्या केस था। हर एक चीज़ को अगर मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा तो मेरी भी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी कि स्टूडेंट खुद ही मोटिवेटेड नहीं है इसका सोल्यूशन फाइंड करने में, तो मैं क्यों मेहनत करूँ। तो आप ज़रा मुझे थोड़ा सा गाइड करते हैं कि आप कौन हैं। सिर्फ आप अपना नाम लिख कर भेज रहे होते हैं और ईमेल्स भी ऑब्वियसली इस तरह की नहीं होती हैं कि जिससे मुझे अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन सा स्टूडेंट की ईमेल है ये। तो आप अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन और कोर्स अगर लिख देंगे साथ में, तो आई वुड बी वेरी विलिंग टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम और फॉर योर इशू एज वेल। तो कंफर्म मुझे कर दें अगर काइंडली कोई स्टूडेंट कि आपका अभी क्विज़ आ रहा होगा होपफुली LMS के ऊपर 10:15 टुडे, राइट आफ्टर आई थिंक हाफ एन आवर। सो अगर दैट इज़ ओके देन एवरीथिंग शुड बी ओके। अच्छा, ओके, थैंक यू हन्नान, आ रहा है क्विज़। शाजिब जैन इस आस्किंग के क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स किस बेसिस पर मिलेंगे। सो बेसिस में आपको नहीं बता रहा हूँ, स्पेसिफिक बेसिस में आपको नहीं बताऊँगा, आपको सिर्फ मार्क्स पता लगेंगे। लेकिन थोड़े से बेसिस में आपको बता देता हूँ, एक रफ़ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि इसी बेस के ऊपर होंगे, बिकॉज दोज 10 मार्क्स आर नॉट चैलेंजेबल, बिकॉज द स्टूडेंट्स हु आर इन माई क्लास आर गोइंग टू गेन दोज मार्क्स। अदरवाइज़ अगर आप मेरी क्लास में नहीं थे और आपने क्विज़ेस अटैम्प्ट नहीं किए और आप अटेंटिव नहीं थे क्लासेस में, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू कंटेस्ट कि आपने मुझे मार्क्स कम क्यों दिए। ठीक है, सो उसकी बेसिस जो होती हैं वो कुछ यही होती हैं कि आपने क्विज़ेस टाइम पर अटैम्प्ट किए या नहीं किए, आपकी और मेरी इंट्रैक्शन कितनी रही। इंट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे हर दफ़ा ईमेल करते रहे आपके सर इनरोलमेंट कर दें, सर आप क्विज़ ले लें, सर आप ये कर दें, सर आप वो कर दें, ये चीज़ नहीं। बल्कि एक इंट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने जेन्युइन क्वेश्चंस पूरी क्लास के लिए पूछे, या अपने जेन्युइन क्वेश्चंस जो है वो आपने मुझसे कम्युनिकेट किए, आप क्लास में अटेंटिव रहकर जवाबात देते रहे,
चीज़ों के, आपसे मैंने जो सवालात पूछे उनके सही जवाब आपने दिए या नहीं दिए, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डॉक्यूमेंटेड। और जितने आपने क्विज़ेस टाइम पर दिए, क्योंकि मेरे पास तकरीबन मोर देन 50% क्लास के ईमेल्स आई हुई हैं अभी भी, और उसमें ये लिखे हुए कि सर मैं फ़लाँ क्विज़ नहीं दे सका था तो उसका क्या करें, सर मैं फ़लाँ असाइनमेंट नहीं दे सका था तो उसका क्या करें। 50% असाइनमेंट्स मेरे पास इस तरह की हैं जिन्होंने लेट सबमिट करवाई हैं। तो आई विल चेक दोज स्टूडेंट्स एंड आई विल गिव दी नंबर्स टू दोज स्टूडेंट्स जो कि क्लास में भी अटेंटिव रहे, मेरे साथ इंटरेक्टिव रहे, क्लास के अंदर सवाल के जवाबात देते रहे, क्लासेस सारी अटेंड की या एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द क्लासेस अटेंड की, साथ ही साथ उन्होंने क्विज़ेस सब सारे के सारे अटैम्प्ट किए या ऑन टाइम अटैम्प्ट किया, असाइनमेंट्स ऑन टाइम दी। ये कुछ बेसिस हैं जिनकी बेस पर तकरीबन तमाम टीचर्स और मैं भी इन्हीं बेसिस के ऊपर जो है आपको क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स दे रहा होता हूँ। तो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दैट। यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट सही से कर रहे थे तो यू विल गेन फुल मार्क्स। ठीक है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। आई एम नॉट गोइंग टू कट मार्क्स जस्ट बिकॉज कि आपने सिर्फ एक क्विज जो है वो अटैम्प्ट नहीं किया। So I think that's about it. If you have any more question, you can contact me on email as well, obviously, and you can also ask me right now. I'm still here for a few minutes. 10 AM पर हम क्लास को जो है वो ख़त्म कर देंगे, then you will be attempting the quiz. अच्छा, like I said, मैं एक और दफ़ा रिपीट कर दूं कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है that is going to be in the week of January 25th, लेकिन उसमें जो हम जूम मीटिंग रखेंगे, ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा कि वो एग्ज़ाम कब अनाउंस हो रहा है, तो उसका जो टाइम टेबल है एक तरह से वो आपको एक वीक पहले यानी कि नेक्स्ट वीक में मैं आपको दूंगा कि भाई आपकी जूम मीटिंग कब है, कब मैं अनाउंस कर रहा हूँ। सो प्लीज़ बी अटेंटिव टू योर ईमेल्स के ऊपर आप लाजमी रहें, कांटेक्ट में रहें, और काइंडली जब भी मैं ईमेल करूँ नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, जब भी जितनी भी हमारी ईमेल्स होंगी उन सबको काइंडली एक्नॉलेज करते रहें। और एक्नॉलेज के साथ साथ आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स या आप जो जिन स्टूडेंट्स से आप राब्ते में हैं, आप उनको उसके स्क्रीनशॉट्स या उनका टेक्स्ट लाजमी फॉरवर्ड करते रहें ताकि आप जो है कंफर्म कर सकें। अच्छा, एक बात और जहन में रखिएगा कि डू नॉट ओनली रिलाई ऑन द स्टूडेंट्स। आपको अगर कहीं से पता लगता है कि ये ईमेल सर ने की है तो प्लीज़ कंफर्म कि आपको वो ईमेल आई है या नहीं। अगर आपको वो ईमेल नहीं आई है तो आप सिर्फ उस स्टूडेंट की बात पर ना जाएं, आप मुझसे कंफर्म कर लें बेशक एक दफ़ा अगर आपको ईमेल नहीं आई है तो। ठीक है, नॉट एवरीथिंग बट समथिंग दैट यू आर नॉट श्योर अबाउट। ऑब्वियसली ऐसा अक्सर नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे रहे हैं मेरे इसमें कैरियर में जिसमें स्टूडेंट्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन को जो है वो स्प्रेड करते हैं विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि टीचर से ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशन में नहीं होते हैं, तो भाई सीआर या सीआर के कुछ करीबी लोग या इस तरह के लोग जो कि थोड़े से तखरीबकार होते हैं, वो खामखा तंग करने के लिए दूसरे स्टूडेंट्स को ये कह देते हैं कि यार सर ने जो डेट बढ़ा दी है। अब वो स्टूडेंट रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है डेट बढ़ा दी है, वो कोई शायद मेडअप करके कोई स्क्रीनशॉट वगैरह भी बना दें ईमेल का, और स्टूडेंट से समझ रहे होते हैं कि वो लेट हो जाएगा। मेरे पास फिर स्टूडेंट्स आते हैं कि सर फलां स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि डेट लेट हो गई है, इस वजह से मैं आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं करा पाया, जबकि एक्चुअली डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी। सो ऐसी चीज़ें जिस पे आपको थोड़ा सा शक लगे तो उसको आप थोड़ा सा कंफर्म कर लें, या तो मुझसे या अपनी ईमेल जाकर काइंडली चेक कर लें, सिर्फ स्टूडेंट्स पर रिलाय ना करें। तो एक्नॉलेज लाजमी करें ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि आपको ये ईमेल मिल गई है और ये ईमेल बाकियों तक भी आप पहुंचा देंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम स्टिल हेयर, आई एम गोइंग टू पॉज फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। अगर कोई इशू कोई क्यूरी है तो मुझे अभी भेज दें, मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज दिस इज़ गोइंग टू बी अवर लास्ट क्लास and we will see you next week or the week after next, inshallah. I'm still here if you have any questions. ओके, यस, एक चीज़ और मेरे जहन में आई है, उसके बाद मैं फिर वजाहत अली के क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। वो ये कि जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड नहीं है ना आपके इसमें कोर्स में, उनको मैं कह तो चुका हूँ कि आपकी वार्निंग है, आप जाकर इनरोल करवा लें, बट बिकॉज दिस इज़ द लास्ट थिंग, आप क्विजेज़ तो ऑब्वियसली अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे अब बिकॉज यू आर नॉट एनरोल्ड। एग्ज़ाम की बात हो रही है सिर्फ, द फाइनल एग्ज़ाम इज़ ऑन द लाइन। तो मैं एक काम ये करूँगा, आई एम प्लानिंग, आज नहीं कल नहीं, हो सकता है कि क्योंकि ये काम आप नहीं करना है, मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस ली हैं या एटलीस्ट एक असाइनमेंट भी अगर सबमिट करवाई है या एक क्विज़ भी लिया है, तो आई हैव अ सर्टेन ऑब्लिगेशन टू दैट स्टूडेंट कि मे भी उसकी इनरोलमेंट किसी वजह से रुक गई हो। तो मैं ख़ुद एडमिशन्स डिपार्टमेंट को ये ईमेल कर दूंगा कि ये स्टूडेंट्स हैं जो कि जो कि विच आर टेकिंग माई क्लास एंड दीज आर नॉट ऑन CMS।
ऑब्वियसली कि वो आपके केस को देखेंगे और आपसे रब्ता करेंगे, तभी वो आपको बताएंगे कि क्यों आप इनरोल नहीं है, आपसे ही इनरोलमेंट की कंफर्मेशन लेंगे। बट मैं सिर्फ एक उनको ये बता दूंगा कि ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो कि मेरी लिस्ट में हैं, लेकिन इन्होंने ये लोग CMS पर नहीं हैं, तो उनके केस को काइंडली वो देख लें। तो हो सकता है कि वो आपके केस को फिर देख लें, अदरवाइज़ आपके केस को आपने खुद ही जाकर हैंडल करना है और उसको जो है वो इनरोल करवाना है। वजाहत अली के सेइंग के पेपर प्रोजेक्ट बेस्ड होगा। सो अभी मैंने पेपर बनाया नहीं है, इसलिए आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट येस, इफ़ नॉट प्रोजेक्ट बेस्ड इट इज़ गोइंग टू बी अ केस स्टडी। अगर प्रोजेक्ट नहीं भी हुआ ना, अगर मैं आपको ये ना कहूँ कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये होगा कि केस स्टडी में दूंगा। आप बस ये समझें कि ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ मैं सिंपल क्वेश्चंस दे दूंगा कि आप उनके आंसर्स दे दें। कोई केस स्टडी होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके ऊपर आपको, अगर मैं 24 घंटे देता हूँ तो वो 24 घंटे हलाल होंगे आपके। आप ये कोशिश ना करें, ये ना सोचें कि आपको बस ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप जल्दी से कर लेंगे और आपका पेपर हो जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी मे बी अ प्रोजेक्ट, अ मिनी प्रोजेक्ट टाइप, मे बी अ केस स्टडी। मैं आपको एक केस स्टडी दे दूँ कि भाई फ़लाँ सॉफ्टवेयर है, आप उसको स्टडी करें और उसकी सारी आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करके और वो लिखें। ऑब्वियसली वो आपका प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन वो आप किसी तरह से रिसर्च करके उसको देखेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट, नॉट योर कन्वेंशनल क्वेश्चन आंसर पेपर। मुताहिर इज़ आस्किंग के, अच्छा मुताहिर सिंह के यूनिक गया था, उन लोगों ने अप्रूवल मांगी है कोर्स इंस्ट्रक्टर की। सो अप्रूवल मुझसे मांगेंगे तो मैं दूंगा ना। मुझसे तो किसी आई थिंक 2 स्टूडेंट्स ने मुझसे मांगी थी अप्रूवल, आपके कोर्स के थे, आई डोंट नो किसी और कोर्स के थे। उन्होंने मुझसे अप्रूवल मांगी थी और मैंने उनको दे दी थी अप्रूवल, इवन दो कि उन्होंने मेरी कोई क्लास अटेंड नहीं की, फिर भी मैंने अप्रूवल दे दी थी। बट अगर आप मुझसे मांगेंगे अप्रूवल तो मैं आपको दूंगा ना ईमेल के ऊपर, सिर्फ आप कहेंगे तो थोड़ी ना हो जाएगा। राइट, सो आई थिंक मैं कौन से क्वेश्चन पे था। अच्छा, मुताहिर कह रहे हैं कि उन्होंने ईमेल की है मुझे। आपने ईमेल किया, आप तो इनरोल भी है ना। आपने किस तरह किस चीज़ की ईमेल की है मुताहिर? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आपकी अगर ईमेल आई है तो फिर मैंने उसका रिप्लाई भी किया होगा। मेरे पास कोई ईमेल इस तरह की अभी पेंडिंग में नहीं है कि आपकी इनरोलमेंट के कोई इशू हो। असद नासिर इज सेइंग कि हम क्विज़ 1 नहीं दे सके थे एक जेन्युइन वजह की वजह से। तो क्विज़ नहीं, क्विज़ दोबारा नहीं होगा, बट लाइक आई सेड कि आपका चौथा क्विज़ आज है और हम इसमें से 3 कंसिडर करेंगे। तो अगर आपका एक मिस हो गया था तो दैट्स हो गया, आपने 3 अटैम्प्ट किए हुए होंगे, आउट ऑफ 30 आपको मार्क्स मिल जाएंगे 3 क्विज़ के। असद नासिर ही अपनी बात कंटिन्यू कर रहे हैं कि 3 क्विज़ कंसिडर। यस, मैं वही बात कर रहा हूँ, राइट। आपको सवाल मैंने बाद में पढ़ा। 3 क्विज़ हम कंसिडर करेंगे आउट ऑफ 4। तो आपने अगर एक क्विज़ मिस भी कर दिया किसी वजह से तो यू शुड नॉट बी वरीड, यू शुड बी वरीड। अगर आप जो 3 आपने अटैम्प्ट किए हैं उन 3 में भी आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं है तो देन यू शुड बी वरीड, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई इशू होगा। अच्छा, मैं आपका नाम ज़रा सर्च कर लूँ मुताहिर। आई एम नॉट श्योर कि आपसे कोई इस तरह की रिक्वेस्ट से मिस हो गई है। आपकी 2 ईमेल्स मेरे पास आई हुई हैं, बट वो दोनों ईमेल्स आर रिलेटेड टू द लेट सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, दोज आर नॉट रिलेटेड टू एनी इनरोलमेंट। सो आई एम नॉट श्योर आप किस तरह की जो है वो चीज़ मांग रहे हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आप मुझे दोबारा ईमेल करते हैं, मैं दोबारा आपको अप्रूवल दे दूंगा। अगर इस तरह का है तो अगेन इफ़ यू कॉन्टेक्ट, अगर मेरी कोई जिम्मेदारी है तो आप मुझे बताएं, मैं वो काम करके दे दूंगा आपको। बट इट्स नॉट लाइक कि मैं जिसको कहते हैं मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, मैं आपकी इनरोलमेंट के पीछे पड़ा रहा हूँ और आप सुकून कर रहे हो कि 16 वीक्स हो गए आपको पता ही नहीं आप इनरोल्ड हैं या नहीं। So all right, it's 10 a.m. We are going to end the class. It's been nice, and we will have another session the week after next for our final exam, and this is going to be the last week of our class. And email के ऊपर काइंडली जो है वो राब्ते में रहें मुझसे। Thank you very much. See you the week after next, inshallah.